प्राइम न्यूज पर आप प्रश्नकाल देख रहे हैं। गुरुवार को ईडी ने पश्चिम बंगाल के इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के दफ्तर पर रेड डाली, छापेमारी की। यह कार्रवाई उस वक्त चर्चा में आ गई जब रेड के दौरान खुद मुख्यमंत्री सूबे की सीएम ममता बनर्जी अचानक कंपनी के कार्यालय पहुंच गई। आईपैक के सह संस्थापक प्रदीप जैन है, जिनका नाम देश की जानी मानी राजनीतिक सलाहकार टीमों में शामिल रहा है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता के शहरी इलाके यानी सॉल्ट लेक में है। इस कंपनी की स्थापना 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर यानी पीके ने की थी। आईपैक रणनीति बनाने, पार्टियों की चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए जानी जाती है, यानी पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन करती है, चुनाव लड़वाती है और उससे जुड़ी सारी चीजें करती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ काम करने लगी। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत में आईपैक की रणनीति को बहुत अहम और कारगर माना गया। ये रेड कोयला घोटाले के मामले में की गई थी। इस रेड से सूबे के सीएम ममता बनर्जी खासी नाराज नजर आ रही हैं। ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी दस्तावेजों की फाइल लेकर खुद बाहर आई आईपैक के दफ्तर से। ममता ने कहा कि क्या ईडी और गृह मंत्री अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और वोटर्स की सूची जब्त करना है? ये घटिया और शरारती गृह मंत्री है। मैं कोट कर रहा हूं, यह बात ममता बनर्जी ने कही और उन्होंने आगे कहा, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, यह सब हमें करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। परेशान करना चाहती है सरकार। यह सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। ईडी ने टीएमसी के आईटी सेल पर भी छापेमारी की है। ममता ने इस कार्रवाई पर कहा कि ईडी मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले जा रही है। अगर मैं बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर छापा डालूं तो क्या होगा? वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए वोटर्स के नाम हटा रहे हैं। चुनाव के नाम पर वो मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी जमा यानी इकट्ठा कर रहे हैं। पहले ममता बनर्जी को सुनिए, उसके बाद प्रश्नकाल में बाकी प्रतिक्रियाओं का दौर। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। तो ईडी की रेड का रेला और बंगाल में चुनावों से पहले हुआ बहुत बड़ा खेला, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। ईडी सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है। ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है। सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे और 4 जगह दिल्ली में हो रहे। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। अब ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। अब सीधे तौर पर पार्टी प्रचार भी न करे, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। यानी उनके प्रचार मैकेनिज्म के ऊपर भी हमला कैसे किया जाए। ये साफ तौर पे दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एसआईआर, चुनाव आयोग के सहयोग और तमाम हथकंडों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। इसलिए बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का, ईडी का, सीबीआई का खूब उपयोग करेगी और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दिखाता है। तो ये दोनों नाटक नौटंकी करके पश्चिम बंगाल के वासियों का शोषण कर रहे हैं। तो इस पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ऐसे ईडी, सीबीआई और ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, तो इनको केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी थी तो वो इनका मिसयूज करती थी और अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है तो वो इसका मिसयूज करती है। आप कोई जांच, सरकारी काम काज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, गैर कानूनी है।
अभी हमें देखना है एक ईडी सीबीआई अगर रियली सीरियस है तो वो पुराने जो अनुभव है उसके आधार पर पूरे तैयारी के साथ क्यों नहीं गए, तमाशा करने के लिए गए। दूसरा है पहले से ये बात मालूम कैसे हो गया, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ, पहले जांच कर जाता है। तीसरी बात यह है कि सरकारी काम में अगर कोई बाधा देते हैं और रेड के दौरान अगर वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर निकल आते हैं तो उसके लिए कानूनी क्या कार्रवाई ये कर रहे हैं। तो अपने सूबे की सीएम ममता बनर्जी को सुन लिया, सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब प्रश्नकाल के सवाल भी सुनिए। जी हां, वो सवाल जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 1, क्या ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नकाल में, ईडी की रेड से ममता बनर्जी क्यों परेशान हो रही है? ये एक तरह की प्रक्रिया है, कोयला घोटाले में रेड हो रही है, परेशानी का सबब क्या है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, आईपैक के ऑफिस में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है और ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची और कौन सी फाइल लेकर बाहर निकली? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे, कोयला घोटाले से आईपैक और टीएमसी का क्या ताल्लुक है? फाइलों का हेर फेर, फाइलों को जब्त करना और ईडी के कर्मचारियों को काम नहीं कर देने के पीछे टीएमसी की मंशा क्या है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नकाल में, क्या ममता बनर्जी सरकारी काम में दखल दे रही हैं? और दखल दे रही हैं तो उनके दखल देने से क्या ये एक तरह से इलीगल मामला उनके खिलाफ बनता है? अगले घंटे लगातार प्रश्नकाल में इन तमाम सवालों के पुलिंदों को खोलने समझने की कोशिश करेंगे। पैनल में मेरे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। तपोष पाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तपोष, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। डॉक्टर रत्ना पांडे जी आपको दिखाई दे रही तस्वीरों में, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रत्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सुमित मेहरोत्रा मेरे साथ हैं, नेता हैं टीएमसी के। सुमित जी, थोड़ा रोशनी आपके पास कम है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी बातों से रोशनी थोड़ा ज्यादा जरूर करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तपोष पाल के पास जाता हूं। तपोष, एक बात बताइए, ईडी की जो रेड की प्रक्रिया है वो आईपैक के दफ्तर पर पड़ी, जैन साहब के घर पर छापे पड़े, ममता बनर्जी वहां पे आनन फानन में पहुंचती हैं, वहां जाती हैं, जबरन ईडी के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की होती है, कोलकाता पुलिस उनको दाखिल नहीं होने देती है, वो घुसती हैं, फाइलों का पुलिंदा लेकर निकलती हैं और जहां जहां रेड हो रही थी वहां जाकर वो बाकायदा भाषण दे रही हैं, लोगों को संबोधित कर रही हैं, बता रही हैं, सरकार पर निशाना साध रही हैं। और कमोबेश जो उनकी पुरानी आदत है, अमित शाह जी उनके निशाने पर थे, प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर थे। कम से कम थोड़ा सम्मान वाला फैक्टर तो खत्म ही कर दिया ममता बनर्जी ने। जिस तरह से वो बात करती हैं अमित शाह जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए, पार्टी विशेष छोड़िए, देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहे जाते हैं ये लोग, तो ममता बनर्जी बहुत एकदम खिसियाई हुई लग रही हैं, जो देसी भाषा में कहते हैं, एकदम खिचलाई हुई लग रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर अमित शाह सामने आ जाते आज ईडी रेड के वक्त तो शायद पता नहीं क्या ही हो जाता। आखिर इतना बौखलाहट क्यों है? ईडी को काम करने नहीं दे रहे, क्या दिक्कत है ईडी से? भाई, चुनाव अलग मसला है, एसआईआर अलग मसला है, ईडी की रेड अलग मसला है, सबको जोड़ दिया एसआईआर से, सबको जोड़ दिया चुनावों से। तपोष पाल, देखिए, देश के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने ईडी के रेड के बीच में जाके फाइल उठाई। हाँ। और उठा के वो निकल गई और यहां तक कि वो अपने कार लेके आए, कार के पीछे वाले उसमें ये मोटी मोटी फाइलें वहां निकाल के उन्होंने जो है रखा। और ये अगर जांच में दखल नहीं है तो दखल और किसे कहते हैं आप ये बताइए? पूरे देश की जनता ने आज देखा है, केवल पश्चिम बंगाल की जनता ने नहीं देखा है, पूरे देश की जनता ने, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये पूछा जा रहा है कि आईपैक जो है, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, वो क्या मतलब बीजेपी का दफ्तर, टीएमसी का दफ्तर है क्या? वो टीएमसी की चीजें वहां कैसे पहुंच गई? भाई, आप ठीक है, आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो एक प्राइवेट संस्था है। अगर आपको प्रश्न पूछना है आईपैक से पूछिए, उनके क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठाइए, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट संस्था इस तरीके की है तो आपका उस प्राइवेट संस्था के साथ आपका जो है ट्रीटी हो रखा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि टीएमसी क्या यहाँ पे आईपैक की जिम्मेदारी लेगी कि वो कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं करती है? वो लिख के देगी क्या अपने लेटर हेड पे? कभी नहीं लिखेगी, क्योंकि उसके डायरेक्टर अलग है। तो अब जैन के जो उनके घर पे जो उसके डायरेक्टर हैं, उनके जैन के घर पे जो है रेड किया गया, और उसके बाद आईपैक के जो ऑफिसेज में रेड किए गए हैं, तो ये संदेह था, ईडी को मनी ट्रेल मिला था और वो ट्रेल इनको इस तरफ दिखाया जा रहा था। 4 ठिकाने बंगाल में है और 4 ठिकाने दिल्ली में है और 6 करीब बंगाल में है, तो टोटल 10 ठिकाने इस चीजों के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसके लिए
की गई थी। कोयले की तस्करी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला है, इन सब की जो है तलाशी के लिए जो है ईडी 6 बजे से वहां पे रेड की। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी सामने आई और फाइल लेके वो भागना शुरू कर दी, तो ये तो बिल्कुल से ये दिखाता है कि मतलब आपको और किसी पे भरोसा नहीं था, केवल और केवल वो फाइल आप ही के हाथ में आना था। और ऐसा लग रहा था कि आईपैक के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पे शपथ ली हुई एक मुख्यमंत्री जिनका दायित्व है इस देश के संविधान के तहत देश की रक्षा करना, उस प्रदेश की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, उन सब को ताक पे रख दिया इन्होंने। और एक प्राइवेट कंपनी पे पड़े हुए छापे में इंटरफेयर करते हुए वहां से वो फाइल उठा के लेके चले आए। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज की डेट में ममता बनर्जी सार्वजनिक पद पे हैं, वो अगर कोई इस तरीके की फाइल लेके जा रही हूँ, वो कोई प्राइवेट नहीं हो सकता है। आप वो उनको सार्वजनिक करके उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि ना तो भाजपा को ये मालूम है कि उस फाइल में क्या है, ना ईडी को कुछ मालूम है, ना किसी और को कुछ मालूम है। सिर्फ आईपैक को मालूम है और इनको मालूम है। और गवर्नमेंट का अगर कोई भी इतना कॉन्फिडेंशियल कुछ एक्टिविटीज है तो वो एक प्राइवेट कंपनी में क्या कर रहा था वो फाइल। अगर आप मुख्यमंत्री और जो जिस तरीके से वो दौड़ते दौड़ते गई हैं, तो भाई प्रतीक जैन को तो तुरंत हिरासत में लेना चाहिए और उनको इंटेरोगेशन करना चाहिए और ममता बनर्जी से भी इंटेरोगेशन करना चाहिए। तो ये मामला को छोटा मोटा मामला दिख नहीं रहा है। ठीक है तपोश। अब सुमित, अब नॉर्मल ईडी की कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्रियों को तलब किया जाता है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल आपके पास है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल आपके पास है। ईडी अपना काम करती है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से वहां पहुंची ईडी के कर्मचारियों के साथ, ऐसा लग रहा था कि बस मैन हैंडलिंग हुई है। पुलिस ने ईडी के कर्मचारियों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, दरवाजा बंद कर दिया गया, लॉक नहीं खोला गया। और वो ये एक वन सेट रूल है कि जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपनी, चाहे वो आईटी की रेड हो, चाहे ईडी की रेड हो, चाहे किसी भी तरह की रेड हो, आप उसमें बीच में व्यवधान नहीं डाल सकते। आप कोर्ट जाएंगे, ईडी अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, तमाम अपनी इन्वेस्टिगेशन वो करेगी, आप कोर्ट के जरिए सब चीजें करिए। लेकिन गुंडागर्दी है क्या? आपका राज्य है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर जब ईडी ने रेड डाली, जब वहां इन्वेस्टिगेशन हुई, जब फाइलें वहां पे जब्त होती, तो अरविंद केजरीवाल तो नहीं पहुंचे वहां पर। ईडी के पहुंचने से पहले जो कुछ करना कर लीजिए, ईडी के जाने के बाद जो करना कर लीजिए। लाइव रेड के दौरान ये पहुंच के क्या गुंडागर्दी है? क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहती है ममता बनर्जी? सही है गलत है वो अलग मसला है, प्रतीक सही है, आईपैक सही है वो अलग मसला है, पाक साफ है वो अलग मसला है। ईडी के रेड के बीच में पहुंच के आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं आप? सुमित जरा समझाइए मुझे। बहुत बढ़िया सवाल अमित भाई, बहुत बढ़िया आपने सवाल करा कि क्या गुंडागर्दी चल रही है ईडी से। तो ईडी है कहां? वो तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। ईडी है कहां? ईडी है कहां? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप मुझे बताइए ना, 2014 के बाद से जिस तरीके से केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी का डंडा चल रहा है, आप मुझे बताइए कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को उठा के बंद करा हो, किसी के यहाँ रुपया पकड़ा गया हो? कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, किसी क्या सीबीआई गई? नहीं गई। अरे वो छोड़िए, इनके विपक्ष के नेता हैं, तपस पाल जी बता दें कि जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, शुभेंदु अधिकारी, कितनी बार उन्हें सीबीआई ईडी ने तलब किया? अर्जुन सिंह को कितनी बार तलब किया हो? मुकुल रॉय को कितनी बार तलब किया हो? करा है क्या? नहीं करा है। तो आज सीबीआई ईडी है कहां? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नौकर है कि आप उन्होंने कहा कि साहब अब आपको एक काम करना, आईपैक किया जाना है आपको। वो मामला सेट है। देखिए हम लोग डरने वाले नहीं है, कितना भी आप कुछ कर लीजिए। 2021 में इससे ज्यादा इन लोगों ने परेशान कर रहा था, उतनी ही ज्यादा ताकत से माननीय ममता दीदी नियम बनी। और मैं सुमित मेहरोत्रा, मुझे एक बात बताइए, आप प्रताड़ित, एक बहुत फेमस अभिनेत्री आपके नेता की राइट हैंड मंत्री हुआ करते थे, 5-5, 6-6 गाड़ियां मिली, BMW, ऑडी, मर्सिडीज उनके घर से बरामद हुई, कच्चा पैसा बहुत सारा मिला, चिट फंड कंपनी से उनके कनेक्शन सामने आए, वो झूठ बोलकर नकली बीमार होकर सरकारी अस्पताल में पड़े रहे। मैं कोलकाता में उस वक्त रिपोर्टिंग के लिए गया था। वो आपके पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे, और एक महिला एक्ट्रेस के साथ उनका मुफ्तला होना पाया गया। उनका मतलब कुल मिला के इसको स्कैंडल कहा गया कि वो स्कैंडल में शामिल हैं और बहुत सारा कैश मिला। बहुत सारा सॉल्ट लेक इलाके में जहां ईडी का दफ्तर है वहां पर टीएमसी के लोग पहुंचे, ईडी के दफ्तर को तोड़ा फोड़ा गया, वहां पर पैरामिलिट्री को करना पड़ा, क्योंकि ईडी का जो ऑफिस सॉल्ट लेक का बहुत सकरा इलाका, आपको याद होगा, ईडी के दफ्तर के बगल में बहुत सारे खाने की रेहड़ियां लगती हैं, सामने बिल्कुल सकरा इलाका, पतली गड़ी है, बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, आपने देखा होगा वो दफ्तर। वहां पर टीएमसी के लोग पहुंचे, उन्होंने इतनी तोड़फोड़ की, पैरा के साथ मारपीट की, ईडी दफ्तर के अंदर घुसने लगे। ये सब मेरी आंखों देखी चीज है।
उस वक्त जब जांच में सामने आया तो आपके नेता ने खोला कि हाँ चिटफंड का पैसा था, कच्चा पैसा था, मैंने मैनिपुलेट किया था, मेरे घर पे मिला, उस एक्ट्रेस के घर पर पैसा मिला, वो गाड़ियां बरामद हुई, गाड़ी की डिग्गियों में पैसे मिले। तो ये जांच के बाद पता चला और खुद उन्होंने कॉन्फेस किया कि दिस मनी बिलोंग्स टू मी। उस एक्ट्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेता ने मुझे फंसाया, मुझे प्रेशर बनाकर जबरन ये कैश मेरे घर रखवाया, ये गाड़ियां मेरे घर पे खड़ी कराई। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती, अब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा होगा। कांग्रेस के रेजिम में भी बहुत सारे बीजेपी नेताओं पर गाज गिरी, वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुए। बीजेपी भी यही कह रही है, सपा पे अखिलेश यादव साहब है, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन नहीं सुमित मेरी बात सुनिए, ये आप लीगल सिस्टम नहीं है ना, आप कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप संविधान नहीं है। आप ईडी को काम करने देते हैं, उसके बाद आप ईडी पे मुकदमा करिए। आपको पता है ना ईडी के साथ क्या हुआ? राहुल गांधी सोनिया गांधी के मामले में ईडी को कोर्ट ने फटकार लगाई, ईडी की चार्जशीट को नल वॉइड कर दिया, बोला कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की है, किसी इंडिविजुअल आदमी के कहने पर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये बात कही ना, तो थोड़ा धैर्य रख लेते, ईडी को अपना काम करने देते। ये सही प्रैक्टिस मुझे नहीं लगती। सुमित, मैं कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा हूं, डॉक्टर रत्ना पांडे। सुमित, आई कम टू यू। सुमित, आई कम टू यू, आई गिवन यू इनफ टाइम। रत्ना जी मुझे एक बात बताइए, मैं मान रहा हूं बीजेपी कंट्रोल करती है ईडी को, सीबीआई को, सबको कंट्रोल करती है। रत्ना जी, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी ने जो चीज की वो बेजा चीज थी? बिना एफआईआर के आपने सोनिया गांधी को ग्रिल किया, आपने राहुल गांधी को ग्रिल किया, आप तमाम इन्वेस्टिगेशन करते रहे। आप जब राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने कहा कि भाई आपने एफआईआर ही नहीं है। बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही थी? चार्जशीट कैसे फाइल की? तो कोर्ट ने वहां संज्ञान लिया। लीगल सिस्टम देश का इतना मरा हुआ नहीं है। कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इज ए इंडिविजुअल, उनकी शिकायत पे बिना एफआईआर की ये कैसे हो गया? तो कोर्ट ने संज्ञान लिया ना। लीगल सिस्टम इतना मरा हुआ नहीं है। अगर बीजेपी सब कंट्रोल कर रही होती तो उस चार्जशीट को कोर्ट रिजेक्ट नहीं करती। ये तो सबने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया, इन्वेस्टिगेशन के बीच में जाकर आप हाथापाई कर रही है ईडी के कर्मचारियों के साथ, आप ताला बंद कर दे रही है, पुलिस उनको धक्का मुक्की कर रही है, ये अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है। रत्ना जी, राहुल गांधी भी पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने तो कभी हाथा धक्का मुक्की नहीं की। सोनिया गांधी को जितनी बार समन हुआ, वो लेडी बीमार होने पे भी गई ईडी के दफ्तर में, उन्होंने बयान दर्ज कराए। 12-12 घंटे, 13-13 घंटे सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में बैठी रही। हम लोग दिल्ली में यहां से रिपोर्टिंग करते थे और सोचते थे कि भाई बताइए, एक लेडी जो बीमार है, उसके बाद वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन में वो सहयोग करती रही। ये देखिए गुंडागर्दी, यहां पे ईडी के लोगों के साथ लड़ाई कर रही है ममता बनर्जी, पहुंच के फाइल छीन ले रही है उनसे। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम लोग देश में? जी अमित जी, आपको नमस्कार के साथ अपने सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। और मैं ये शुरू करूंगी कि कांग्रेस के परिवार की गरिमा, मर्यादा और उनके अनुशासित व्यवहार की इसी प्रकार से पूरी दुनिया एक मिसाल देती है। और अगर आप ये कहें कि कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी को फटकार लगा के कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। वो झूठा केस 2014 से लगाकर जो राहुल जी की, जो सोनिया जी की छवि को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य से किया गया था, वो भरपूर किया गया। रत्ना जी, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, सच झूठ का फैसला तो कोर्ट करेगी। रत्ना जी, अभी इस पे अभी पेंडिंग है। बिल्कुल आएगा, लेकिन जो नैरेटिव था, सच झूठ हम और आप कैसे फैसला कर सकते हैं बैठ के? बात में पूरे 11 साल से आपने मेरे नेता की छवि बिगाड़ने का काम किया, तो वो भरपूर किया गया। अब बात आते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी के लिए ईडी, जिस राज्य में चुनाव हो वहां ईडी ना जाए तो असंभव है। ममता जी की बात करती हूँ। ममता जी ने जितना असंवैधानिक किया होगा, हो सकता है सुबह तक आप उनको अरेस्ट करवा लें, बीजेपी और अपनी सारी एजेंसीज लगवा के। कराए या नहीं कराए वो एक अलग विषय। बीजेपी अरेस्ट नहीं कराएगी ना, लीगल सिस्टम अरेस्ट करता है। ये क्यों बीजेपी अरेस्ट कराएगी? लीगल सिस्टम में प्रावधान है, कायदे हैं, कानून है, उसकी वजह से लोग अरेस्ट होते हैं। बीजेपी थोड़ी अरेस्ट, अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हो क्या बीजेपी ने कराई? देखिए, बीजेपी ने इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया है, ये आप नहीं मान पाइएगा, मैं मानती हूँ, देश मानता है। तो आगे बात ये कहने की और सबसे ज्यादा समझने की है कि जो आज हुआ, आपकी जो पॉलिटिकल कंसेप्ट के ऑफिस में जाकर अचानक आप कह रहे हैं वो कौन सी फाइल ले गए? वो फाइल तो ममता जी कह रही है मेरे सारे चुनाव के प्रत्याशियों की थी, मेरी चुनाव स्ट्रेटेजी की थी। आप एक गलत रोल में हमेशा गलत केस दर्ज करते हैं। जब आईपैक बना भी नहीं था तब कोयला घोटाला, लेकिन उसे जोड़ दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नैरेटिव चलाया जाए। तो इसमें कुछ नहीं है। बीजेपी फ्रॉड केस फाइल करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके नेताओं की छवि बिगाड़ने का काम करती है और वो दोबारा वैसा करेगी, करते ही रहेगी, क्योंकि उनका ये काम ही है। वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर सकते। नफरत के सामने रोजगार देने की बात बीजेपी नहीं कर सकती।
डर के सामने संविधान खड़ा करने की बात बीजेपी नहीं कर सकती। तानाशाही के सामने लोकतंत्र खड़ा करके मैं सर्वेश जी के पास जा रहा हूं, सर्वेश त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। बीजेपी में नहीं है। ठीक है सर्वेश, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है सर्वेश, अखिलेश बाबू के खिलाफ सीबीआई पिछले 10-15 साल से जांच कर रही है। मुझे याद है कि 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और ओमेक्स मामला उनके ऊपर आया। उसके बाद शहीद पथ पे जो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, बहुत सारी प्लॉटिंग हुई थी, वहाँ पर भी अखिलेश यादव के खिलाफ ज़मीनों के अनियमितता को लेकर बहुत सारे आरोप लगे, बैंक ट्रांसफर के बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन अखिलेश यादव कहीं डिगे नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है सर्वेश, तो कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सीबीआई जांच करती, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव की सेहत पर, उनकी पॉलिटिकल करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। आप लोग वैसे ही काम करते रहे, आप लोग वैसे ही राजनीति करते रहे। अखिलेश जिस नेचर के हैं, जो उनका तरीका है, रंग ढंग है, उसमें अखिलेश बिल्कुल रहे। चाहे उनकी वाइफ थी, वो भी अपनी पॉलिटिकल जो प्रैक्टिस है वो करती नहीं और परिवार पे कुछ भी असर नहीं पड़ा। नेताजी अब नहीं रहे, नेताजी के रहते वक्त ही वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी बेसिक प्रैक्टिस में रहे। तो जब आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, आपने कोई अनियमितता नहीं की है, कोई घोटाला घपला नहीं किया, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर्वेश। और अखिलेश यादव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और देखिए, बीजेपी यूपी में चाहे कितनी भी राजनीतिक स्तर गिर जाए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने कभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ और सीबीआई को लेकर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं सर्वेश, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं टेलीविजन पर, किसी बीजेपी नेता ने किसी भी तरह का कटाक्ष किया गया हो ईडीए को लेकर, पीडीए को लेकर, ब्राह्मण को लेकर, ठाकुर को लेकर, यादव को लेकर, दलित को लेकर, चाहे जितनी टिप्पणियां हुई हो बीजेपी की ओर से, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर अखिलेश यादव पर किसी बीजेपी नेता ने, प्रवक्ता ने आज तक टिप्पणी नहीं की, क्योंकि कुछ नहीं मिला सीबीआई को। मिला होता तो ये पूरा हेडलाइन बनती। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं सर्वेश कि अगर ईडी वहां जांच कर रही थी तो कर लेने देते। जबरन तो कोई किसी को जेल में नहीं पूछ सकता ना, इतना लीगल सिस्टम तो खत्म नहीं हो गया देश का। मैं बताता हूँ। हाँ सर्वेश, दोनों में अंतर है। जैसे अभी आपने 2 एग्जांपल्स कोट किए, एक कांग्रेस का किया, नेशनल हेराल्ड के कोट किया, और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कोट किया। दोनों में और इनमें इस मामले में अंतर है जी, उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक पोल बाउंड स्टेट है अभी, जिसमें चुनाव होने वाला है, और उसमें जो ईडी की टीम है वो पहुंचती है एक प्राइवेट ऑफिस के, जो कंसल्टेंसी फर्म है, जो अभी पूरा चुनाव का काम देख रही है, टीएमसी का। उनके पेपर्स जो, और एक्चुअली जो पेपर वो लेके जा रही हैं, वो निश्चित रूप से कोयला घोटाले का पैसा थाती कोई बहुत करोड़ों खजाना लेके जा रही है। ये कोई जानता नहीं है, वो सब कुछ ये हमारा आप नहीं जानते, नहीं जानता, ठीक है, नहीं जानते, लेकिन आज हम जब इतने डिजिटल हो चुके हैं, तो वो 4-10 पन्नों में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। और अगर स्ट्रेटेजी कह रहे हैं तो वो हो सकता है वो भी एक बार माना जाना चाहिए कि ऐसा भी नहीं कि वो उनकी भी बात गलत होगी। दोनों तरफ से मामला कोर्ट में है, आईपैक भी कोर्ट गया हुआ है, ईडी भी कोर्ट गई हुई है। Exactly. तो कोर्ट अब इसमें भी फैसला करेगा। Exactly. लेकिन अगर मान लीजिए, आप ये समझिए, और मैं एकदम जाती तौर पे कह रहा हूँ, ये इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना माना जाए, इसको अगर तटस्थ होकर मैं कहूँ तो भी अगर सही में स्ट्रैटेजी थी उसमें, और सही में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स थे, और वो उठा लिए गए होते, तो एक्चुअली बहुत हानि पहुंच सकती थी उस पार्टी को, और ये समझने वाली बात है। दूसरा, ये अभी एकदम से होना, ये बहुत जो तरीका है ना, एकदम से पोल बाउंड स्टेट है, चुनाव है, और ईडी का कोवर्जन जो है, ये सवाल उठाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम अभी ही क्यों करना था। कोल स्कैम, आईपैक भाजपा के लिए भी काम कर चुकी है, सबके लिए, नीतीश कुमार के लिए काम कर चुकी है, बीजेपी के लिए कर चुकी है, गुजरात में जब मोदी सीएम थे उस वक्त आईपैक काम कर चुकी है। तो बहुत पुराना मसला रहा है, प्रशांत किशोर बहुत पुराने हैं। अभी ये जग जाहिर है कि टीएमसी के लिए काम कर रही है वो। तो टीएमसी का जो चुनावी रणनीति के कागज है, निश्चित तौर पर मान लिया, हो सकता है कि कोल स्कैम का भी कुछ हो या कुछ भी ऐसा छुपा हो, मैं नहीं देख रहा, दैट इज अप टू कोर्ट टू डिसाइड। लेकिन ये तो निश्चित है कि वो कागज जो कह रही है ममता बनर्जी, वो तो रहा ही होगा, वहां पे रणनीति भी रही होगी और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भी होंगे। ये तो इससे तो नहीं, इसको तो नहीं हटाया जा सकता, इसको डिनाई कर सकते हैं क्या? वो तो कागज होगा ही, क्योंकि वही रणनीति देख रही है, वही पार्टी, वही प्राइवेट कंपनी देख रही है। तो जो वो कह रही है वो तो होगा ही होगा। जो बाकी भाजपा या ईडी कह रही है, वो अभी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है कि वो है कि नहीं। नहीं, भाजपा ने नहीं कहा कि वहां कोयला घोटाले की फाइल थी, बीजेपी ने यह बात नहीं कही है। बीजेपी ने सिर्फ इतना कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ईडी को करने देनी चाहिए थी, ममता वहां पर क्यों पहुंची, फाइल लेकर क्यों भागी, ईडी को काम क्यों नहीं करने दिया गया, किसी को नहीं पता सर्वेश अंदर क्या था, नोबडी नोज़, राइट? आई एडमिट इट, मैं एकदम आई एग्री। लेकिन एक और मुद्दा है, ईडी का जो पिछले कुछ आप देखेंगे, उनका पिछले कई बारों से, ये केवल नेशनल हेराल्ड ही नहीं,
अगर सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पे गिरफ्तारी हो सकती है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से उनके पिछले 10 ट्वीट देखे जाए तो पहले तो प्रधानमंत्री मोदी अंदर चले जाएंगे जेल में, क्योंकि वो किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी पे बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं। अगर उसको ईडी छोड़िए देश मान ले तो हमें नफरत हो जाएगी उस आदमी से, ठीक है। तो उस आदमी के बिना पे आपने 12-12 घंटे 10-10 घंटे ये बड़ा स्कैम बना दिया और उसको देश ने सुना भी, जो नैरेटिव चलता है वो सुना जाता है। तो ये अभी चुनाव के टाइम पे ये कोवर्जन तो है ही है, डर की राजनीति की जा रही। और अगर एक बात और भी समझिए आप, एक एग्जांपल और है, यहाँ पुलिस, स्टेट पुलिस और ईडी लड़ गई, ये भी एक कहानी है ना, इन दोनों में भिड़ंत हुई। तो हम ये मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि जो स्टेट पुलिस है वो ममता बनर्जी की साइड होगी, सीएम की साइड होगी, माना जा रहा है ना। तो अगर स्टेट पुलिस कैन वर्क फॉर, अगर उन्हें उसी एनालॉजी को माने, तो अगर सीएम के अंडर में स्टेट पुलिस काम कर रही है तो क्या सेंटर के अंडर में ईडी काम नहीं कर रहा होगा? अगर ये एक ऐसे हम नहीं मान सकते ना कि आधा आधा हम मानेंगे क्योंकि हमको टीएमसी के अगेंस्ट बोलना है तो हम आधा सच मान लेंगे और आधा सच नहीं मानेंगे। तो अगर वो डर के काम कर सकती है, वो बायस्ड हो सकती है स्टेट पुलिस क्योंकि वो सीएम के अंडर में है, तो क्या पीएम के अंडर में ईडी नहीं हो सकती है क्या? ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत इसमें कोई नहीं सर्वेश, लेकिन पुलिस का काम सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करना है, सेंट्रल एजेंसीज को रोकना नहीं है। आपने कहीं ये देखा? आप इतने दिन से राजनीति और तमाम चीजों में शामिल हैं, मुफ्तला हैं, आप पढ़ते लिखते हैं। सर्वेश, आपने कहीं देखा कि पुलिस, स्टेट पुलिस ईडी को काम नहीं करने दे रही है? हैव यू एवर सीन इट? करीब एक दशक मैंने सीआरपीएफ में सेवाएं दी है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट था वहां पे। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा जैसा पिक्चराइज किया जा रहा है। दैट स्कफल स्टार्टेड विद, एज पर माय रिपोर्ट्स, कि डीसीपी ऑफ दैट कंसर्न्ड एरिया वेंट और उन्होंने पहले आईडी मांगना शुरू किया, क्योंकि कोई भी किसी ऑफिस में घुस के ऐसे ही नहीं कर सकता, बिकॉज आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। और जी, और उस पे बहस शुरू हुई और वो स्कफल उसी का नतीजा था। तो मैं बस ये एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूं, ना मैं ये मान रहा हूं कि स्टेट पुलिस उनके अंडर में काम कर रही है, ना मैं ये भी कैसे कर, लेकिन अगर वो सच है तो ये भी सच हो सकता है। तो दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आऊंगा तपोश आपके पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं रत्ना जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। जो पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, विधानसभा चुनाव में जाती हैं रत्ना जी, किन कैंडिडेट्स को वो टिकट दे रही है, ये कोई बहुत छुपी हुई चीज तो नहीं है रत्ना जी, ये सभी को पता होती, कमोबेश हर कोई ये जानता है। 2-4-5 कैंडिडेट के बारे में भले आपको जानकारी लास्ट मोमेंट में ना हो, लेकिन हम पत्रकारों को जब पता होता है तो आप लोगों को आपकी इन्वेस्टिगेशन हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि आप उसी चीज़ में हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। अगर ये फाइल मिल भी गई वहाँ पर कि भाई किन कैंडिडेट्स को आप टिकट दे रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, चुनाव में कमोबेश सेम स्ट्रैटेजी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, बूथ मॉनिटरिंग करना होता है, बूथ मैनेजमेंट का मामला है, और किन किन कैंडिडेट्स को टिकट मिल रहा है ये सब जानते हैं। बीजेपी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कहां से किसको टिकट दे रही है आपको भी पता होगा, लखनऊ में बैठे हुए, या सर्वेश भाई को अपने घर से पता होगा, मुझे नोएडा में बैठ के पता होगा, हम सब जानते हैं किसको कहां से टिकट मिल रहा है। ये कोई इतना बड़ा राज तो नहीं है कि अगर ईडी ये फाइल पा भी लेती तो इससे बहुत बड़ा कोई बवाल हो जाता और बहुत नुकसान हो जाता टीएमसी को। रत्ना जी, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो पहली बात तो यह है अमित जी, किसी भी अनधिकृत चीज को प्राप्त करना अपने आप में अपराध है। तो मेरी फाइल में क्या है क्या नहीं है, ये बीजेपी को अनधिकृत रूप से प्राप्त करना, मशीनरी का दुरुपयोग करके ये अपराध है। दूसरी बात, ये बीजेपी है, इसके चाल चरित्र और चेहरे को भूलना नहीं चाहिए। ये बने हुए विधायक तो चोरी कर लेते हैं, बनी हुई सरकारें चोरी हुई हैं। कितनी सरकारें इन्होंने जीत के बनाई, कितनी चोरी की बनाई, ये बहुत अच्छा इतिहास है और इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा 11 साल में, है ना। तो ये फाइल ले जाके क्या क्या ले जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है ना, सब कुछ मुमकिन है। अमित शाह जी मशहूर है इसलिए कि बनी बनाई सरकारें गिरा देते हैं। तो इस पर कोई आपत्ति या कोई, मुझे तो सेकंड थॉट ही नहीं है कि ये ले जाके कुछ दुरुपयोग ना करते। इन्हें दुरुपयोग ही करना था, अदरवाइज अगर इन्हें कोयला घोटाले की जांच करनी है तो एक ऐसी से यहाँ पर क्यों गए रेड करने जो कि उससे संबंधित ही नहीं है, उसका नाम भी कहीं नहीं है, कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, वो तो तब अस्तित्व में ही नहीं थी, जबकि बात को आप एक बहाना बनाकर ले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें दूसरों को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि इलेक्शन स्टेट है, वहां पर ध्रुवीकरण करना, फैलाना चाहते हैं किसी ना किसी मुद्दे से, किसी ना किसी कागज के बहाने इन्हें वहां पर हिंदू मुस्लिम दुनिया भर के जो इनके रटे रटाए फॉर्मूले वो लगाने हैं। मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पे नहीं करेंगे, रोजगार पे नहीं करेंगे, पीने का पानी पी के लोग मर रहे हैं उस पर नहीं करेंगे, जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन
अनधिकृत रूप से दूसरों के कागज पत्र प्राप्त करके अपने आप की दबंगई दिखाना एक पुराना इतिहास रहा है और ये आज भी उसी मंशा से उनके कार्यालय पर गए थे। ठीक है तपोश, अभी जब आप हमारे साथ नहीं थे तो मैंने रत्ना जी से सवाल पूछा था कि जैसा सर्वेश भी कह रहे हैं कि लिस्ट मिल जाती कैंडिडेट्स की और स्ट्रैटेजी खुल जाती और जो प्लानिंग है दो विधानसभा चुनाव के लिए वैसी फाइलें मिल जाती। मुझे समझ में नहीं आता तपोश, मैं आपको बताऊं, अभी बीजेपी कार्यालय में चला जाऊंगा ना तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ लिस्ट ऐसे फेंकी रहती है किसको कहाँ से टिकट मिल रहा है। ये कोई राज, ये कोई बहुत सीक्रेट नहीं है। जब लिस्ट बन जाती है तो फाइलें पड़ी होती हैं, हम लोग जाते हैं पूछ लेते हैं भाई साहब थोड़ा बता दीजिएगा, आपके तमाम प्रवक्ता सचिव होते हैं वो कहते हैं भाई साहब देख लीजिए ये तो लिस्ट है, ये टेंटेटिव लिस्ट है। अब अगर मैं कह रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ स्ट्रैटेजी वाली फाइल थी, आईपैक स्ट्रैटेजी बनाती है, स्लोगन डिजाइन करती है, भागती है, वो बताती है कि क्या कैसे किस फेज में कैसे इलेक्शन होगा, किस कैंडिडेट को रखना है, कि यहाँ का डेटा क्या है, तो ये कोई छिपी हुई चीज तो है नहीं। ऐसा नहीं कि आप बीजेपी के पास है कांग्रेस के पास नहीं होगी या टीएमसी के पास है तो बीजेपी के पास नहीं होगी। फाइल को सिर्फ इसलिए छीन लिया, फाइल सिर्फ इसलिए लेकर भागी ममता बनर्जी वहां से कि उसमें सिर्फ कैंडिडेट की लिस्ट थी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और ये हड़बड़ाहट, ये नाराजगी, ये गुस्सा सिर्फ इसलिए थी कि भाई हम किसको वहां से सॉल्ट लेक से टिकट दे रहे हैं, किसको बारासात से टिकट दे रहे हैं, ओल्ड कोलकाता से किसको टिकट दे रहे हैं, यही थी लिस्ट। क्या इसी लिस्ट के लिए ईडी वहां जाएगी? ईडी के इतनी कमजोर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है कि उसको लिस्ट के लिए दफ्तर जाने की जरूरत है आईपैक के? तपोश नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूं, मैं जो है कई चुनावी उसमें जो है स्ट्रैटेजी में मैं काम कर चुका हूं। मैं अभी कर्नाटका में बेंगलोर में हूं, तो मैंने यहाँ के जो अभी एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें मैंने काफी अच्छा काम किया था। उसके बाद फिर मैं एक चीज आपको बता दूं, ये राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया था, मैं उसी महादेवपुरा से आता हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रैटेजी पे भी काम किया मैंने। और उसके बाद मैं 2017 के इलेक्शन में मैं बंगाल में था, मैं 2019 के इलेक्शन में बंगाल में था, तो मैंने बहुत पास से देखा हुआ, इतने कागजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है जितना वो बटोर के लेके जा रही है। भाई हमारे वीआईपी के मूवमेंट्स होने हैं, उसके हार्डली 1 या 2 पन्ने में सारी चीजें लिखी रहती हैं, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, एक में सारे सचिवालय से लेके सारे लोगों का नंबर लिखा रहता है, ये पायलट की मूवमेंट होनी है, ये पुलिस के लोग हैं, ये है, बस इतना ही काम रहता है। हार्डली 3-4 पन्नों में सारी चीजें हमारी निपट जाती हैं। 1 हफ्ते तक का हमारे पास शेड्यूल रहता है, हार्डली 5 पन्ने। तो जितने लेवल का इन्होंने बरामद किया है वहां पे, वो तो कुछ और ही कहता है भाई स्टोरी। जो भी इस तरीके के काम कर रहे होंगे उनको इजीली ये चीज मालूम चलेगा। हमने तो काम किया है चुनाव में, हमें मालूम है, हमने एजेंट बनाए हैं, हमने शक्ति केंद्र पे काम किया है, हमने बूथ में काम किया है, कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाती है भाई? इतना कोई कॉम्प्लिकेशन वाला काम भी नहीं है ये। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखिए पश्चिम बंगाल में सुमित मैं आपके पास ही आ रहा हूं, नौकरी है वो मेरिट से तो मिलती नहीं है, वो मार्केट रेट से मिलती है। और 1 नहीं 2 नहीं, मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष सब जो है इनके ईडी के रडार पे है। 3.6 करोड़ की जो संपत्ति अभी जब्त की गई है, 41 लाख कैश बरामद हुआ है, उसमें ममता बनर्जी की जो राजनीति वो साफ तौर पे दिखाती है। और अभी मैं इसी पे मैं बात भी करने जा रहा था, देखिए 3 दिन पहले रेड हुई है। देखिए अभी कितना इंटरेस्टिंग है, 3 जनवरी 2026 को वीरभूमि में बोलपुर के जो इनके मंत्री हैं टीएमसी के पश्चिम बंगाल सरकार में, कैश फॉर जॉब के मामले में स्कूल भर्ती का घोटाला था। 3.6 करोड़ और 10 संपत्तियां जब्त की गई, घर, फ्लैट, जमीन, मार्केट। और उसके बाद 41 लाख रुपए बरामद किए गए। मंत्री थे वो, चंद्रनाथ सिन्हा नाम है इनका। जी। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ये जो है जितने तेज दौड़ रही थी आज 100 मीटर की रेस, उतने तेजी से ये क्यों नहीं दौड़ी? वो तो उसमें मंत्री भी थे, उसके लिए वो दौड़ के जाते, उसके लिए रोकते ये, वहां पर तो वो रोकी नहीं। उनके मंत्री जो है उसको बुक किया गया था। देखिए ये बिल्कुल से वाजिब बात है। और एक चीज और मुझे बताइए, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं, मैं इन सब चीजों पे काम भी किया हुआ हूं। जो वोटर लिस्ट मिलता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। वोटर लिस्ट आईपैक के ऑफिस में कैसे पहुंच गया? इलीगल काम ये कर रहे हैं ना। कैसे आप किसी प्राइवेट संस्था को आप अपने वोटर लिस्ट अपने नाम पे लेके जो है कंपाइल करने के लिए आप उसको दे देंगे? गलत कर रहे हैं आप। और एक चीज बताइए, बीजेपी के जो आज मेन चार्जेस हैं इनके ऊपर ये यही है कि स्कूल भर्ती, नगर पालिका की भर्ती, ग्रुप C, D में भर्ती, मजदूर, स्वीपर, डाइवर,
इन सब के लिए जो है यहाँ पे बोलियां लगाई जाती है, नीलामी चल रही है, चुनाव पास में है तो पैसे की उगाही हो रही है। ये सारे डिटेल इनके पास थे। ये क्यों दौड़ रही थी आज? ये इसीलिए दौड़ रही थी। कुंतल घोष की जो डायरी है, ईडी ने जो डायरी बरामद की थी, 100 से ज्यादा लोगों के नाम निकले। मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा जो है, उन्होंने साफ तौर पर उसको एक्सेप्ट किया है। मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा जिनके 3.6 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया है, उसमें मंत्री पत्नी बेटे के नाम पे 10 प्रॉपर्टियां दर्ज हुई हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, पार्था चटर्जी के घर से, उनके घर से नहीं, उनके गर्लफ्रेंड के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए। एक डायरी वहां भी मिली थी तपोश, एक डायरी हम लोगों ने भी देखी थी। उस डायरी में भी लिखा था कि इस इलाके से इस नेता ने इतना कैश दिया और इसको इस माध्यम से भेजा गया। वो डायरी तो मीडिया के सामने भी थी, हम लोगों ने देखी थी। मैं सुमित के पास जा रहा हूं। तपोश, पॉइंट टेकन। सुमित ने अपने प्रश्न का एक सेंटेंस बस, प्लीज सर, एक सेंटेंस। आप ही ने अपने प्रश्न का आंसर दे दिया। ये जो इतने मोटे मोटे फाइलें जो इकट्ठा की गई है, ये गांवों के लिस्ट है और वोटरों के लिस्ट है, जहां पर कि ये पैसा देके वोट खरीद सकते हैं। उन किसको कहां पे कितना पैसा बांटना, ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। ये पकड़ में आई है। ये मनी ट्रेल जो है सामने आया है। और ये पैसा पिछली बार भी ये आया था कि 600 करोड़ रुपए जो है वो आईपैक ने लिया है अपने उसमें। तो ये जो फ्री में मनी ट्रेल हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है ना ईडी। तो ठीक है तपोश, पॉइंट टेकन। सुमित प्लीज गो अहेड। सुमित। अमित भाई, इतनी बौखलाहट कितनी है? देखिए आपकी उसके दस्तावेज में कितना होगा। हमारे यहाँ तो 4 पन्नों का होता है कार्यालय में, कोई हमारे यहाँ तो केवल 4 पन्ने। अरे भाई, आपके यहाँ 4 पन्ने नहीं होते हैं, आपके केवल 2 पन्नों में कहानी खत्म हो जाती है आपके कार्यालय। मुझे मालूम है भाई, केवल 2 पन्नों में आपकी कहानी खत्म हो जाती है। आपके कुछ बनता नहीं है, आपके सारा काम तो सीबीआई ईडी करती है, आपके पन्ने ही कहाँ होते हैं? सीबीआई ईडी, इनकम टैक्स, ये सब काम करते हैं आपके यहाँ। होता कहाँ है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में? कुछ वहां पे जाइए, आराम से बैठिए, सीबीआई ईडी काम करेगी आपके लिए, सारी एजेंसी काम करेंगी। हम लोगों ने वो भी देखा, हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा है किस तरीके से तावड़े जी ने पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे। क्या कार्रवाई हुई? अशोक तावड़े नाम ले रहा हूं मैं, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे थे। कुछ हुआ? नहीं हुआ। कुछ हुआ? नहीं हुआ। करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़े गए थे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र सदन के अंदर पकड़े गए थे। जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए, नहीं, स्पष्टीकरण उन्होंने दिया था, तुरंत दिया था उन्होंने। अरे उन्होंने स्पष्टीकरण तुरंत दिया था और उन्होंने ये कहा था। आप बाद में बोलिएगा। अरे मैंने जरा सा बोला, आप बाद में बोलिएगा। तपस भाई, आप बोलिएगा। सुमित, आप बात पूरी कर लीजिए। तपोश, मैं आता हूं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर रुपए बांटते हुए पकड़े जाते हैं। कुछ होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। चलिए एक बात मुझे बताइए, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर तो केस था, चिट फंड घोटाले के आरोपी थे, रुपए बांटते हुए पकड़े गए थे, टेबल के नीचे से वीडियो है, सबने देखा। उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी आपने? कार्रवाई कर दीजिए उनको। तो आपने टीएमसी से क्यों नहीं निकाला था उन्होंने? नेता मानेंगे आप तो टीएमसी पे क्यों रखे हुए थे? हमने तो निकाल दिया। कहाँ निकाला था? वो पार्टी छोड़ के आए हमारे पास। टीएमसी में जब थे घोटालेबाज थे, पार्टी छोड़ के आए हमारे पास। आप कार्रवाई कब करेंगे? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भगोड़े के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? आप शुभेंदु अधिकारी भगोड़े नहीं, आप पहले ये बताइए कि बीइंग अ टीएमसी आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया? आरोपी के खिलाफ मुकुल रॉय की बात कर रहे थे। मुकुल रॉय इस समय टीएमसी ज्वाइन किए। मुकुल रॉय बीजेपी में थे, आप उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि वो करप्ट है। मुकुल रॉय जब अभी टीएमसी में चले गए, आप क्यों लिए उनको? आपने क्यों लिया मुकुल रॉय? ये बताइए। आप मुकुल रॉय को निकालिए। मुकुल रॉय के बेटे दोनों लोग जो हैं टीएमसी वापस ज्वाइन किए। अर्जुन सिंह का भी नाम है। अर्जुन सिंह का तो अर्जुन सिंह भी टीएमसी में थे। जब तक थे तब तक तो आपको शुगर को घोटाले में ममता बनर्जी खुद कहती थी कि अर्जुन सिंह हमारा भाई है। तो आपने क्यों नहीं निकाला उनको? चलिए हमारे पास जब उनके ऊपर आरोप लगे, आपने क्यों नहीं निकाला? आप निकालते। एक बात मुझे जवाब दीजिए आप। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। इस तरीके से मत करिए। मुझे आप जवाब दीजिए। लोगों ने पार्टी चेंज किया, खुद से चेंज किया, आरोपों के कारण नहीं चेंज किया। आप सरकार ने टीएमसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आज भी कई दागी आपके वहां मौजूद हैं। आप ममता बनर्जी के नेफ्यू जो भतीजे हैं, कार्रवाई करते उनके ऊपर तो कई कार्रवाई हो रही है। अभी अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो आप कहेंगे पूरी अभिषेक बनर्जी के ऊपर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हुए हैं। आप उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए। अभी अभिषेक बनर्जी आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो आप कहेंगे वो करप्ट था, इसलिए भाजपा ज्वाइन कर लिया। आप गलत तथ्य दे रहे हैं। आप अभिषेक बनर्जी के ऊपर आप कार्रवाई करके दिखाइए।
आप कहिए कि ठीक है टीएमसी हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपके पार्टी में जब तक वो लोग रहते हैं आप उनको कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब भाजपा ज्वाइन कर लेते तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं भाजपा कार्रवाई करे, भाजपा कार्रवाई करे। आप तो घोटालेबाजों को अपने आप पार्टी में उच्च पदों पर बैठा देते हैं, मुख्यमंत्री बना देती है। मुझे बताइए ना, तो पार्था चटर्जी को क्यों रखे हैं बताइए? आपके एक्स मंत्री थे, आपने जो पार्टी में अभी भी रखा हुआ है, तो चलिए हमारे जेल की सजा काट के आए ना। आप तो ईमानदार वाली पार्टी, पार्था चटर्जी को क्यों रखे हैं आप पार्टी में बताइए? आपकी पार्टी ईमानदार की है, आपकी पार्टी ईमानदार वाली है या नहीं है? हमारी पार्टी ईमानदार की है, ईमानदार है, किसी को नहीं छोड़ते। जो करप्शन में लिप्त है वो सजा भुगते हैं, कहीं नहीं छोड़ते हैं। जब तक वो दूसरी पार्टियों में होते, जब हमारे पास आ जाते हैं तो वो ईमानदार हो जाती। बताइए क्या 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 रहे? बिल्कुल नहीं, उनके केसेस चल रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं उनके केसेस चल रहे हैं, सुमित पेपर में आते हैं। थोड़ा सा मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए अमित भाई, मेरी बात को कंप्लीट। मेरे नेता के ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, मैं जवाब दूंगा ना सारी चीजें। बिल्कुल जवाब दीजिए। मुझे बताइए, ईमानदारी का चोला ओढ़ करके आप, अरे भाई जेल गए हुए हैं, आरोप क्या लगाए हैं? आरोप हमने नहीं लगाए, कोर्ट से प्रूव्ड हुए हैं। रेलवे के अंदर नौकरियां निकालते हैं। अरे सुन लीजिए, आपके मंत्री कहां से लौटे हैं जिनके गर्लफ्रेंड के घर में 50 करोड़ रुपए मिले थे? अरे तो कार्रवाई करिए ना, डराइए मत हमें। हम कार्रवाई किया तो 1 साल के बाद अभी जेल से लौटे हैं, आप उनको पार्टी में रखे हुए हैं। आप पार्टी से निकालिए उनको, टीएमसी से। सुजीत बोस को आप पार्टी से निकालिए, चंद्रनाथ सिन्हा को पार्टी से निकालिए, आर्यन सिंह को पार्टी से निकालिए। आप हमारे निकाला, कोई भी एक करप्ट मंत्री है, आप उसके विरोध में काम करिए। कहां से करेंगे? ममता बनर्जी खुद पैसा खा रही है, अभिषेक बनर्जी खुद पैसा खा रहे हैं। सबसे बड़ा करप्शन घोटालेबाज शुभेंदु अधिकारी है। कार्रवाई करिएगा तब आपको निष्पक्ष मानेंगे, उससे पहले आप आरोप लगाते रहिए, करते रहिए अपनी राजनीति। शुभेंदु अधिकारी आए थे तो करिए कार्रवाई। मैं कहता हूं ममता बनर्जी क्यों कह रही है हम यू टर्न लेके घर भाग गए? अरे तो आप कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई करिए। अरूप विश्वास पे आप कार्रवाई करिए। आप नहीं करेंगे, आप बोलिए। नहीं, अरूप विश्वास को क्यों बोलिए? हमारे यहाँ तो है मैसी जो है, मैसी जब आया था वहां पे भगदड़ मची, ममता बनर्जी यू टर्न लेके भाग गई। आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अरूप विश्वास पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? खेल मंत्री थे ना। ठीक है। तपोश सुमित पॉइंट चेक इन, बोथ ऑफ यू पॉइंट चेक इन। ज्यादा वक्त नहीं बचा है मेरे पास, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। अमित भाई आरोप लगाते 2021 से 5 साल हो गए, इन्होंने जितने आरोप लगाए हुआ क्या? अगर आपको कार्रवाई करनी थी आप बंगाल में कार्रवाई करते, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना था, जेल गए आपके लोगों ने वहां पे, क्या हुआ? क्या आपको मालूम है? डॉक्टर रत्ना, ठीक है तपोश, ठीक है सुमित जी पॉइंट है। डॉक्टर रत्ना मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी पर ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है। सर्वेश भी इस बात को डिट्टो करेंगे कि जिस राज्य में चुनाव होता है ईडी सीबीआई, सुमित जी मैं आता हूं, जिस राज्य में चुनाव होता है हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई को बहुत एक्टिव कर दिया जाता है, धरपकड़ शुरू हो जाती है, फाइलें खंगालनी शुरू कर देते हैं ईडी, और एक प्रेशर बनाया जाता है, मेंटल प्रेशर बनाया जाता है नेता के ऊपर, पार्टी के ऊपर, ताकि वो गिव अप कर दे और उनका जो फंक्शनिंग, उनका जो फोकस है चुनाव पे ना रहे। लेकिन मेरा एक सवाल है, बिहार में जब विधानसभा चुनाव थे तो कितनी ईडी की रेड आपने देखी? सर्वेश आपने भी, और वहां पर कितनी सीबीआई की रेड हुई? और तेजस्वी यादव और जो मसला था उनका चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम, वो बहुत पुराना मसला था, वो इलेक्शन के वक्त नहीं आया था। तो बिहार में ये चीज तो देखने को नहीं मिली। डॉक्टर रत्ना जी, बिहार की तो स्ट्रेटजी सर दूसरी थी। पहले वहां एसआईआर के थ्रू पूरा कंट्रोल लिया गया, और उसके बाद से 10,000 वोटर, वहां पर वो स्कीम थी, वो भी एक इनकी हिट स्कीम है, हालांकि बंद हो गई आजकल बताई जा रही है। रत्ना जी, वोटर को तो पता था ना कि आप मुझे 10,000 दे रही हैं, ये मेरी मर्जी है, मैं आपको वोट ना दूं या ना दूं, ये तो मेरी मर्जी थी ना। बीजेपी को 10,000 देने के बाद ये तो नहीं पता था एग्जैक्टली ये वोट मुझे मिलेंगे। मत लाइए। जो हार्डकोर आरजेडी का वोटर है रत्ना जी, जो हार्डकोर आरजेडी का वोटर है वो तो नहीं देगा बीजेपी को वोट, चाहे आप 10,000 दीजिए, आप 50,000 दीजिए उसको। मुस्लिम वोटर तो नहीं देगा बीजेपी को वोट बिहार में, ये तो आप भी जानती हैं। अमित जी, आप ये एक जो नैरेटिव देश में पैदा कर दिया गया है ना, कि हमेशा प्रूफ का बर्डन वोटर पर डाल दीजिए, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। वोटर क्यों करेगा? अरे आप नेता हैं, आप क्यों करेंगे? आपने जनता की जिम्मेदारी ली है, आप ही तो आगे आए थे जनता के प्रमुख बनके, तो आप गलत व्यवस्था क्यों करेंगे? फिर आप क्वेश्चन मुझ पे करेंगे, गलत बात है। अब आपने आसाम में वही 10,000 शुरू कर दिया। आपकी ये परंपरा है, क्योंकि मुद्दे की राजनीति नहीं कर सकते। मैं जवाब भी दे रही हूँ। मुद्दा महिला सुरक्षा, बेरोजगारी,
महंगाई, रुपया गिर रहा है, ट्रम्प रोज भारत आया था, राहुल गांधी लेके आए थे ना, तार कर रहा है, मोदी जी के मुंह में चू नहीं निकल पा रही। खटाखट से क्या हुआ था फिर आपका? आप किसी भी मुद्दे पे खटाखट टेक्नोलॉजी के ज्यादा वक्त नहीं है रत्ना जी, I'm very sorry, I have to go to सर्वेश त्रिपाठी also. रत्ना जी, I'm very sorry, I only left with 1.5 minutes. सर्वेश, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, आप भी तपोश सुनिएगा ध्यान से। अखिलेश बाबू ने कहा था कि अगर 10,000 में बिहार में जीता जा सकता है तो हम तो उससे ज्यादा दे देंगे, और उन्होंने बाकायदा हिसाब किताब किया था कि भाई इतना पैसा यहां से, इतना पैसा यहां से, इतना पैसा यहां से, इतना पैसा यहां से लाके देंगे। तो अब अगर वो चीज गलत थी, इलीगल थी जो बीजेपी ने की, तो अखिलेश यादव वो बात क्यों कह रहे हैं करने के लिए यूपी में भी? अब ये मत कहेगा कि उनका तरीका अलग था और वो पैसा इकट्ठा करने का तरीका अलग है और उनका नैरेटिव अलग है। बात तो यही थी कि बीजेपी 10,000 में अगर जीत सकती है तो हम 10,000 से ज्यादा देंगे, हम 20,000 देंगे, हम 25,000 देंगे, या जो भी कैलकुलेशन थी उनकी। हाँ सर्वेश त्रिपाठी। देखिए अमित जी, अब मैं फिर बताता हूँ, बहुत बहुत सही सवाल है और आप बहुत अच्छे से समझेंगे, पता नहीं भाजपा के प्रवक्ता समझेंगे कि नहीं समझेंगे। जिस समय ये बताया गया था, अनाउंस किया गया, समझेंगे, पुराने प्रवक्ता है तपोश, समझ जाएंगे। तो तपोश भाई अगर समझेंगे तो बिल्कुल समझेंगे, और बहुत बहुत बेसिक सा जवाब है इसका कि दोनों की टाइमिंग में अंतर है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तब जब चुनाव में कितना टाइम है और जब ये इनका अनाउंसमेंट हो रहा है, अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव के वक्त, उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त हम भी देंगे, उन्होंने कहा चुनाव के वक्त उन्होंने ये बात कही थी। चुनाव के वक्त देंगे, दैट इज अनदर थिंग। अनाउंसमेंट किस टाइम आती है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। नो सर्वेश, ये दिस इज नॉट द नैरेटिव। दूसरी चीज एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, आई फिनिश दिस कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब जैसे उत्तर प्रदेश जैसे सूखे से राज्य में भी, अभी रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, उस हिसाब से तो हमारे यहाँ इतना अकाल पड़ा हुआ है कि मैं अभी सुन रहा था तपोश भाई को, जब वो कह रहे थे कि इस रोजगार में घोटाला, इस नौकरी में घोटाला, इस नौकरी में घोटाला, इस नौकरी में, इतनी सारी नौकरियां किसी राज्य में है तब तो घोटाला हो रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राज्य में तो ही नहीं रही। पेपर लीक से पेपर लूट तक पहुंचे हुए बस ये भाजपा में, एक नौकरी पूरी नहीं हो पा रही, एग्जाम ही पूरा नहीं हो पा रहा। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये सुन के, मतलब मैं बहुत चैन की नींद सोऊंगा ये सुन के कि किसी राज्य में इतनी नौकरियां मिल रही थी तब तो घोटाला हुआ होगा, चाहे अगर हुआ हो ना हुआ हो। तो ये बेसिक है, उनसे भटका के बहुत बौखलाहट में, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित भाई, आई रियली डोंट हैव टाइम। तपोश, आई एम वेरी सॉरी। रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। देखिए, प्रश्नकाल के आज की चर्चा में दो बातें निकल कर आई। पहली तो ये कि अगर ममता बनर्जी ने कुछ गलत नहीं किया, आईपैक के दफ्तर में कुछ गलत नहीं मिला, फाइलों में सिर्फ वोटर लिस्ट था और चुनावी स्ट्रैटेजी थी, तो ये भागम भाग, ये डर, ये गुस्सा और ये परेशानी का सबब क्या है? और अगर सच में आप इतने काबिल और इतने मजबूत हैं तो ईडी सीबीआई आपको चुनाव तो नहीं हरा सकती।